सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज फ्रिक्शन, है ना, जिसमें हम लोग ब्लॉक फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स ले रहे थे। लास्ट प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले वो देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और स्टेटमेंट में डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। तो चलो बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। पढ़ लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 blocks W1 and W2 resting on a 2 inclined planes are connected by a horizontal bar AB as shown in figure, है ना। फिगर हम लोग को दिया है, हॉरिजॉन्टल बार AB है, 2 ब्लॉक है W1 and W2, है ना। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, इफ W1 इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, है ना। इफ W1 का वेट दिया है 1000 न्यूटन, है ना। इफ W1 इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W2 फॉर व्हिच द इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट, है ना। सो हम लोग को W2 का वैल्यू, ब्लॉक W2 का वेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ब्लॉक W1 के वेट का वैल्यू दिया हुआ है और दोनों को कनेक्ट किया है इस बार AB ने। एक बार है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, बार है, एक रॉड है, ठीक है, स्टिफ रॉड है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। देखो, द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 20 डिग्री एट ऑल द रबिंग सर्फेसेस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब फाई होता है। फाई का वैल्यू हम लोग को दिया है 20 डिग्री, है ना। तो फाई का वैल्यू 20 डिग्री दिया है, और हम लोग को देखो डायग्राम को समझ लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। एक ब्लॉक A है और दूसरा एक ब्लॉक W1 है, एक ब्लॉक W2 है ना, और दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक बार AB, एक रिजिड बार है AB, ये स्ट्रिंग नहीं है तो इसमें टेंशन नहीं आएगा, इससे रिएक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा अलग होने वाला है यहाँ पे, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये बार है, बार AB है, ओके। W1 का वेट दिया है, W2 का वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। 2 इंक्लाइन सर्फेसेस है, इसका एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल 40 डिग्री है, बाकी चीजें सारी सिमिलर है, ओके। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को ब्लॉक W1 का वेट का वैल्यू दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक W1 से, या ब्लॉक 1, इसको हम लोग नाम दे देंगे ब्लॉक 1, है ना। ये है हमारा ब्लॉक 1 और ये है हमारा ब्लॉक 2, है ना। तो हम लोग ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक 1 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे जो रिएक्शन क्रिएट होगी इस रॉड AB का, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक W1 है ये नीचे के साइड में मूव होगा क्योंकि एंगल है यहाँ पे, और ये वाला ब्लॉक में भी नीचे या ऊपर के साइड में मूव होगा। तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, ये रॉड AB है ना, और रॉड AB स्ट्रिप है, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, इस ब्लॉक A का पूरा वेट किसके ऊपर आ रहा है, रॉड के ऊपर आ रहा है, तो रॉड से इसके ऊपर क्या होगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। और सेम वे इस ब्लॉक B का वेट, इस ब्लॉक 2 का वेट आ रहा है इस रॉड पे, तो इस रॉड से इस ब्लॉक पे रिएक्शन क्रिएट होगी। तो बेसिकली जब भी रॉड आता है प्रॉब्लम में, तो इसकी रिएक्शन क्रिएट होगी, इसकी इधर रिएक्शन क्रिएट होगी, इसकी इधर रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। और रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, इनवर्ट होता है, अंदर की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ नहीं रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। ब्लॉक A के लिए, ब्लॉक 1 के लिए ऐसा रहेगा रिएक्शन, और ब्लॉक 2 के लिए रिएक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है। तो सब में पहले और एक चीज हम लोग को नहीं दी है, वो है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से हम लोग को म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। देखो tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, tan ऑफ phi होती है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, tan ऑफ 20, है ना। इसको कैलकुलेट पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू का वैल्यू मिल जाएगा 0.36, है ना। तो 0.36 ये मिल गया म्यू का वैल्यू। अब बढ़ते हैं ब्लॉक 1 की तरफ, है ना। सो कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक 1, तो देखो कंसीडरिंग एफबीडी और इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक 1। सो ब्लॉक 1 का हम लोग सब में पहले एफबीडी इक्विलिब्रियम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो सब में पहले ब्लॉक 1 का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 40 डिग्री पे है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। 40 डिग्री पे एक ब्लॉक है, इसका एंगल कितना है, 40 डिग्री। एंगल हम लोग को दिया है, यहाँ पे ब्लॉक है हमारा, और इस ब्लॉक का हम लोग को वेट दिया है। वेट कैसा रहेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। वेट हम लोग को दिया है ब्लॉक 1 का 1000 न्यूटन। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो भी सरफेस है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सरफेस ऐसा है 40 डिग्री, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा 90 डिग्री रहेगा, सरफेस को 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस, और अंदर की तरफ होता है नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग नाम दे देंगे N1, है ना। ब्लॉक 1 है, इसके लिए N1, ओके। अब सेकंड है हमारा, जो हमारा रॉड है AB। रॉड AB कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ऐसा।
तो रॉड AB का क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, है ना। AB का रिएक्शन आएगा किधर, 1 की तरफ, है ना। रिएक्शन कैसा होता है, अंदर की तरफ। रिएक्शन कैसा आएगा उसका, हॉरिजॉन्टल आएगा। देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट होगा और इसको नाम दे देंगे हम लोग सिर्फ R, रिएक्शन R से नोट करेंगे। और ये R दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। ये R दोनों के लिए सेम रहेगा, इधर इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और R दोनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ना। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा रिएक्शन R बाय दी रॉड AB, है ना। RAB भी लिख सकते हो वहां पे आप। रॉड AB के वजह से ब्लॉक 1 पे जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है वो है रिएक्शन R। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इसके लिए हम लोग को मोशन ऑफ द ब्लॉक देखना पड़ेगा। ब्लॉक का मोशन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे पूरे सिस्टम के डायग्राम को देखो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सरफेस है इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है 40 डिग्री और इसका इंक्लिनेशन कम है 30 डिग्री, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, इसका एंगल ज्यादा है ना, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो ये नीचे की साइड में स्लाइड होगा, है ना। और ये नीचे की साइड में स्लाइड होगा तो ये किधर स्लाइड होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों इस बार से कनेक्टेड है, रिजिड बार से कनेक्टेड है। ये नीचे जाएगा तो ये किधर मूव होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर मूव होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक 1 इज डाउनवर्ड, है ना। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है, डाउनवर्ड है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड रहेगा ऑब्वियसली। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, अपोजिट होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा, ये अपवर्ड जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम लोग F1, है ना। ब्लॉक 1 है इसके लिए F1। ओके, चारों फोर्सेस आ गए हमारे, डायरेक्शन में मिल गए हम लोग को। अब क्या करना है, अब इसको रिजॉल्व करना है, सारे फोर्सेस को हम लोग को रिजॉल्व करना है और इनके वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एंगल चाहिए हम लोग को। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे, और अब ध्यान से आप देखते हो, आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, 40 डिग्री है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी, इसकी जो भी रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री, तो इसकी जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से कितना होता है, 40 डिग्री होता है ना। ये दोनों एंगल सेम है। ओके, अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस सरफेस को कैसी है, परपेंडिकुलर, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। इस सरफेस के और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस को कैसा है, पैरेलल है। फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस को पैरेलल है, तो इस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का एंगल भी कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस को पैरेलल है और रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो रिएक्शन इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये रहेगा 50 डिग्री। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 40 प्लस 50 कितना होता है, 90 डिग्री है ना। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, यहां से यहां तक 40 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स थोड़ा हाईलाइट करके देखो, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है हमारा 40 डिग्री। वर्टिकल से दोनों का एंगल कहां से मिला अपने को, वर्टिकल से मिला है। अब क्या करेंगे, अब फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। देखो अब फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे हम लोग को पूरे सरफेस को हॉरिजॉन्टल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है ना, और यहाँ पे देखोगे 2 फोर्स इंक्लाइंड है ना। अगर आप इसको सीधा भी करते हैं तो ये 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएंगे, लेकिन ये 2 क्या हो गए, इंक्लाइंड हो गए। तो पड़ेगा फर्क, कुछ पड़ने वाला नहीं, कैलकुलेशन इजी नहीं होगा, कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे नहीं, स्टेप्स को नहीं बढ़ाएंगे, एज इट इज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। 2 फोर्सेस इंक्लाइंड है, दोनों का एंगल हम लोग को मिल चुका है, तो अब दोनों को क्या करना है, रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स, है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे। देखो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, है ना। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 40 डिग्री। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड रहेगा। एंगल पता है, वर्टिकल से एंगल पता है, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos n1 cos 40 और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा n1 sin of 40। ठीक है, 2 कंपोनेंट मिल गए। एंगल वर्टिकल से बता दो, वर्टिकल वाला कंपोनेंट cos और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट sin। अब फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। देखो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम लोग को 2 कंपोनेंट देखने मिल जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल।
तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, इनसाइड रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। इसका एंगल भी हम लोग को देखो 50 डिग्री एंगल कहां से पता है, वर्टिकल से पता है। इसे वर्टिकल से इसका एंगल पता है 50 डिग्री है। सो वर्टिकल से एंगल पता है, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा F1 cos ऑफ 50 और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा F1 sin ऑफ 50। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, इसके लिए F1 के वर्टिकल से एंगल पता है, इसके लिए F1 का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया cos वाला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया sin वाला। ठीक है, अब सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं। अब बारी है इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को यूज करने की, f of x = 0 और f of y = 0 यूज करना है। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले f of x लेंगे या f of y लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि वर्टिकल फोर्सेस, अगर वर्टिकल फोर्सेस को हम देखते हैं तो यहाँ पे ये F1 है ना, ये 1000 न्यूटन का फोर्स नोन है, ये N1 अननोन है और F1 अननोन है ना। और हम लोग को पता है F = क्या होता है, म्यू इंटू N। सो F1 = क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1 और म्यू का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ से। F1 = क्या होगा, 0.36 N1। सो F1 के जगह पे हम लोग 0.36 N1 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं ना। सो F1 के जगह पे हम लोग 0.36 N1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी N1 आ जाएगा, यहाँ पे भी N1 है और ये 1000 फोर्स न्यूटन का फोर्स तो नोन है। तो अगर f of y = 0 करते हैं हम लोग तो अपने को N1 का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं f of summation of f of y = 0 से अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। समझ में, f of x = 0 करोगे तब भी आपको N1 मिल सकता है। यहाँ पे भी देखो F1 है, ये है और R है, तीन अननोन है ना। F1 को आप म्यू N1 के फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे N1 होगा, यहाँ पे N1 होगा, लेकिन R और एक अननोन रिएक्शन। ठीक है, या फिर सिंपल याद रखो, यहाँ से आप लोग को निकालना R है, R निकालना है। सो R किधर, R हॉरिजॉन्टल है, तो R हॉरिजॉन्टल है तो f of x बाद में करो, पहले क्या करना है f of y का। ठीक है, f of y करोगे तो यहाँ से N1 मिल जाएगा। देखो f of y = 0 कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स, ये दो अपवर्ड है, दोनों की वैल्यू लिख देते हैं N1 cos of 40 और ये वाला देखो प्लस F1 cos of 50। उसके बाद 1000 डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब -1000 इज इक्वल टू 0। ओके, अब F1 का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 cos of 40 प्लस F1 की जगह पे लिखेंगे 0.36 0.36 N1 cos of 50 ओके। F1 की जगह पे लिखा 0.36 N1, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। अभी -1000 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, +1000 है। और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इसलिए रेफरेंस में 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी N1 है, यहाँ पे भी N1 है, तो दोनों जगह से N1 को कॉमन निकाल लो, N1 को बाहर निकाल लो। N1 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos of 40 प्लस साइन एज इट इज है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 0.36 cos of 50, N1 चला गया, क्या बचेगा 0.36 cos of 50 इज इक्वल टू 1000। ओके, अब N1 के साथ ये सारा टर्म कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उधर लेके जाओ, 1000 के नीचे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। देखो तो यहां से हम लोग को N1 का वैल्यू मिलेगा, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1000 डिवाइडेड बाय, ये सारा टर्म इधर डिवीजन में जाएगा। देखो cos of 40 प्लस 0.36 cos of 50 0.36 cos of 50, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। ओके, अब ये सारा कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम लोग को N1 का वैल्यू मिल जाएगा 1000 न्यूटन है ना। तो N1 कितना मिल गया हम लोग को, 1000 न्यूटन मिल गया। यहां मैं लिख देता हूं ऊपर, N1 मिला हम लोग को 1000 न्यूटन। ओके, अब N1 मिल गया है तो अब क्या करना है, f of y का काम हो गया, अब f of x = 0 करते हैं। देखो तो इधर करते हैं summation of f of x = 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। अब देखो राइट साइड में कौन कौन जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है हमारा N1 sin 40, ये वाला फोर्स जा रहा है राइट साइड में, और R ये दो फोर्स किधर है, लेफ्ट में है, तो ये जा रहा है राइट में। तो यहां पे देखो N1 की वैल्यू हम लोग को मिल गई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 1000 sin of 40। देखो
n1 sin 40, n1 की जगह पे 1000 डायरेक्टली पुट कर दिया, n1 की जगह पे 1000 sin 40 राइट वर्ड जा रहा है। उसके बाद रिएक्शन आर लेफ्ट में आ रही है माइनस आर। उसके बाद देखो माइनस f1 sin 50, देखो f1 sin ऑफ 50, f1 sin 50 इज इक्वल टू क्या है 0 है। ओके ध्यान से हम यहाँ पे देखेंगे तो f1 का वैल्यू क्या है, f1 इज इक्वल टू 0.36 n1 है और n1 का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 0.36 इंटू n1 कितना है 1000, 0.36 इंटू 1000 कर देंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा अपने को 360 न्यूटन है। सो f1 का वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट मिल गया कितना 360 न्यूटन है। तो f1 की जगह पे 360 हम लोग एज इट इज पुट कर देते हैं। देखो तो क्या होगा 1000 साइन ऑफ 40 और f1 की जगह पे क्या पुट करेंगे 1000 और 360 अभी निकाला हम लोगों ने 360 साइन ऑफ 50 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस आर है उधर गया तो प्लस आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो देखो आर इज इक्वल टू क्या करना है, ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। देखो क्या क्या पुट करना है 1000 साइन ऑफ 40 माइनस 360 साइन ऑफ 50, ये दोनों वैल्यू को कैलकुलेट में पुट करना है कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा 363.97 न्यूटन। देखो 363.97 न्यूटन ये मिल गया आर का वैल्यू है ना। अब आर का वैल्यू मिल गया तो अब ब्लॉक नंबर 2 पे जाएंगे और वहां से हम लोग बाकी के वैल्यू हम लोग को वहां से मिल जाएगा। देखो 363.97 न्यूटन ये आर का वैल्यू मिला। आर का वैल्यू यूज करके ब्लॉक बी का वेट निकालेंगे हम लोग है ना। तो चलो बढ़ते हैं ब्लॉक 2 की तरफ। तो ब्लॉक 2 का यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 का वेट हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है और रिएक्शन हम लोग को नोन है। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ये जो रिएक्शन रहेगी ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगी जो कि रिएक्शन आर है जो पॉइंट की तरफ रहेगी आर जिसका वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है कितना है, इसका वैल्यू भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे 363.97 न्यूटन। ओके अब इसका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। ये जो हमारा सरफेस है सरफेस का इंक्लिनेशन कितना है, इधर वाले सरफेस का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री दिया है वहां पे और सरफेस को रिएक्शन कैसी रहती है हमेशा रिएक्शन सरफेस को 90 डिग्री रहती है। इसको नाम दे देंगे हम लोग N2 ब्लॉक 2 है और हम लोग को वेट इसका फाइंड आउट करना है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। ये वेट की वैल्यू हम लोग को बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है W2 फाइंड आउट करना है। और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे मोशन देखेंगे। इसका मोशन कैसा है, मोशन अपवर्ड है ना, ये ऊपर जा रहा है, इसका इंडिकेशन जा रहा है इसलिए नीचे आ रहा था और ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, रॉड से दोनों कनेक्टेड है ना, ये नीचे आया तो ये ऊपर जाएगा ना। अब ये ऊपर जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना। ये ऊपर जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे रहेगा नीचे की साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आप यहाँ पे भी बता सकते हो, नीचे भी बता सकते हो ना। तो हम लोग इसको नीचे के साइड में बताएंगे। नीचे के साइड में बताने से क्या होगा, हमारा जो एंगल कैलकुलेट करना है हम लोग वो इजी हो जाएगा। देखो मैं कैसे बताता हूँ है ना, इसको मैं नीचे के साइड में बताऊंगा ऐसे। ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F2 है ना, F2 फ्रिक्शनल फोर्स नीचे के साइड में आ गया और ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा रहेगा, इसको पैरेलल होता है, सरफेस को पैरेलल होता है इसका लाइन ऑफ एक्शन है ना। इसको आप यहाँ पे भी बता सकते हो है ना, लेकिन यहाँ पे बताओगे तो एंगल निकालने में थोड़ा हार्ड होगा, अगर नीचे बताते हो तो एंगल निकालने के लिए इजी होगा। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो भी सरफेस है, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है 30 डिग्री है। तो सरफेस की जो रिएक्शन है, सरफेस की रिएक्शन कैसी होती है, कभी भी जो भी हमारा सरफेस है, सरफेस की रिएक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो ये परपेंडिकुलर है सरफेस को। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 दिया तो यहाँ पे वर्टिकल से रिएक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 तो यहाँ पे रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से 30 होता है। ओके, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस सरफेस को परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है ना, और ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स का लाइन कैसा है, सरफेस को पैरेलल है, इसको पैरेलल है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखो रिएक्शन का एंगल सरफेस को कैसा है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो सरफेस को ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, पैरेलल है ना। तो रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना रहेगा, ये रहेगा 60 डिग्री एंगल रहेगा। दोनों के बीच में 90 है, ये 30 है तो कितना रहेगा, 60 रहेगा। 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, अब देखो, अब मैंने फ्रिक्शनल फोर्स इधर इसलिए बताया कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अगर मैं यहाँ पे बताता तो हम लोग को एंगल कैलकुलेट करने के लिए और थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ जाता है ना, इसलिए मैंने इधर बताया। ठीक है, ओके। अब देखो, अब फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया हम लोग को, नॉर्मल रिएक्शन मिला, दोनों के एंगल भी मिल गए ना। सिर्फ ये दो फोर्स इंक्लाइंड है, दोनों के एंगल वर्टिकल से हम लोग को पता है 60 और 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला हमारा रिएक्शन फोर्स और W2 कैसा है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो सिर्फ ये दो फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग को इनके वैल्यूज मिल जाएंगे। देखो, अब क्या करेंगे, इन दो फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। देखो, दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। सब में पहले नॉर्मल रिएक्शन को करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा cos n2 cos 30 और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा sin n2 sin of 30। ओके, अभी ये वाला फोर्स देखो, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको रिजॉल्व करते हैं। देखो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। अब ध्यान से देखो, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा, है ना। जैसा फोर्स वैसे कंपोनेंट। अब फोर्स का एंगल हम लोग को वर्टिकल से पता है, वर्टिकल से एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। वर्टिकल से एंगल पता है, सो वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट, है ना। सो ये हो जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट F2 cos 60, है ना। और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन वाला कंपोनेंट, ये आ जाएगा F2 sin of 60। ठीक है, F2 sin of 60, ये F2 sin 60, ये F2 cos 60, दोनों कंपोनेंट मिल गए हैं। दोनों जो इंक्लाइन फोर्स थे उनको हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है। अब क्या करना है, f of x और f of y इक्वल्स टू 0 की कंडीशन यूज करना है और आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले f of x लेंगे, f of y लेंगे। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग को पता है, हम लोग को निकालना है वेट W, W वर्टिकल है, तो डायरेक्ट वर्टिकल लोगे तो हम लोग को वैल्यू मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले f of x इक्वल्स टू 0 करेंगे। f of x इक्वल्स टू 0 करते हो तो यहाँ पे n2 है ना, और यहाँ पे देखो f2 इज इक्वल्स टू क्या है, 0.36 n2 है, तो सिर्फ n2 अननोन रहेगा, r हम लोग को पता है, तो n2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। ओके, f of x को देखो, राइटवर्ड फोर्स है कोई, ये वाला है, r राइटवर्ड जा रहा है ना, तो r की वैल्यू लिख देते, देखो कितना है 363.97, प्लस में आएगा, राइटवर्ड जा रहा है। बाकी के दो लेफ्टवर्ड है, तो इनकी वैल्यू पुट करते, देखो पहले n2 को लिखते हैं, देखो माइनस n2 sin of 30। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो F2 sin 60 है, लेफ्ट में जा रहा है। F2 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 0.36 n2, इक्वेशन नंबर 2 है 0.36 n2, तो F2 की जगह पे मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं माइनस 0.36 n2, 0.36 n2 sin of 60 इज इक्वल टू 0। देखो F2 की जगह पे क्या पुट किया, 0.36 n2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2 से आया। ठीक है, सारे वैल्यू पुट किए। अब क्या करना है, अब n2 निकालना है, तो n2 के जो दोनों टर्म्स है उनको उधर लेके जाओ, इज इक्वल टू के उधर लेके जाओ, तो उनका साइन चेंज होगा। देखो क्या हो जाएगा, 636.97 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, n2 sin of 30 प्लस में हो गया, और ये भी साइन उधर चेंज होगा, प्लस n2 को पहले लिखता हूं, n2 0.36 sin of 60 है ना, मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो n2 को पहले लिखा, 0.36 को बाद में लिखा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी n2 है, यहाँ पे भी n2 है, तो दोनों में से n2 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ये वाले टर्म को मैं उधर लिखता हूँ, RHS को उधर लिखता हूँ, LHS को इधर लिखता हूँ। देखो n2 वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ मैं, देखो n2 को मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में से n2 को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin of 30 प्लस इधर क्या बचेगा, 0.36 sin of 60, है ना। यहां से और यहां से दोनों में से n2 को बाहर निकाला, तो sin 30 इधर बचा और इधर 0.36 sin of 60 बचा, है ना। अब इज इक्वल टू के उधर क्या है हमारा, 363.97, ये टर्म ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सारा टर्म हम लोग को इधर कैसा है, इसको मल्टीप्लिकेशन है ना, सारा टर्म n2 को कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में, इसको उधर लेके जाओ, डिवीजन में जाएगा और n2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 363.97 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 30 प्लस 0.36 साइन ऑफ 60, ये सारा टर्म डिवीजन। तो कैलकुलेट में अच्छे से पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से हम लोग को n2 का
वैल्यू मिल जाएगा 446.48 न्यूटन है ना। तो N2 का वैल्यू मिला 446.48 न्यूटन। अब N2 मिल गया, अब हम लोग को WB मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपल समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन यूज करना है। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। अब देखो अपवर्ड कौन जा रहा है, ये दो फोर्सेस अपवर्ड जा रहे हैं, तो इनको इधर लिखते हैं हम लोग। सब में पहले N2 का वैल्यू निकाला है हम लोगों ने। देखो N2 कितना है 446.48, तो N2 की जगह पे 446.48 cos ऑफ 30 अपवर्ड जा रहा है, इसके लिए पॉजिटिव लिखा, और N2 की जगह पे इसका वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने cos ऑफ 30। ओके, उसके बाद और कोई अपवर्ड फोर्स है नहीं, ये वाला डाउनवर्ड है। F2 cos 60 कैसा है, डाउनवर्ड, तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस F2 है ना। अब F2 की जगह पे क्या लिखना है, 0.36 N2 लिखना है ना, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। सबसे पहले F2 का एज लिख देते हैं। देखो F2 cos ऑफ 60, उसके बाद ये वाला W2 भी डाउनवर्ड है, तो माइनस W2 इज इक्वल टू 0। अब F2 की जगह पे F2 का वैल्यू पुट करो। F2 में 0.36 N2 है, N2 का वैल्यू भी पुट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा 446.48 cos ऑफ 30 माइनस F2 की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.36 इंटू N2 है, और N2 का वैल्यू भी हम लोग को पता है 446.48, ठीक है 446.48, ये क्या हो गया F2 का वैल्यू है ना। N2 क्या है आगे cos ऑफ 60 है, इज इक्वल टू क्या हो गया W2, ये माइनस W2 का उधर लेके गया तो प्लस W2 हो, ठीक है। और F2 की जगह पे क्या पुट किया 0.36, और N2 की जगह पे 446.48, जो अभी हम लोगों ने वैल्यू उसका निकाला, सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना। तो सिंपल है, W2 के लिए क्या करना है, ये सारा वैल्यू कैलकुलेशन में पुट करो और उसको कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को वेट ऑफ द ब्लॉक 2 दैट इज W2 का वैल्यू मिल जाएगा 305.41 न्यूटन है ना, 305.41 न्यूटन। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वालों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।